की सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि देखो आपकी आंखों के सामने जम्मू कश्मीर में छत्ती सिंहपुरा में निर्दोष लोगों को मार दिया इन अतिरेकियों ने, और सबूत हम आपको दे रहे हैं कि ये सब अतिरेकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं। तो बिल क्लिंटन को ये कहा गया कि आप भारत से रवाना होने के पूर्व, वापस जाने के पूर्व कम से कम पाकिस्तान को आतंकवादी देश तो घोषित कर दो। तो बिल क्लिंटन ने कहा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मित्र है, क्योंकि अमेरिका में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ आतंकवादी, तो पाकिस्तान मित्र है। अब अमेरिका में हमला हो गया है और उनके 2-2.5 हजार लोग मर गए हैं, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पूछा जा रहा, भाई तुम क्या करोगे, हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? और अगर नहीं देगा तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेंगे। तो जब भारत के निर्दोष नागरिक मरते हैं तो अमेरिका के लोगों के पेट का पानी नहीं हिलता, उनको लगता ही नहीं है कि भारत में कोई प्रॉब्लम है। और जब हमारे देश में ये प्रॉब्लम पीक पर था, चरम पर था, जब कारगिल वॉर चल रहा था, हमारी आर्मी के जवान मर रहे थे, तो एक बड़ा प्रश्न उस समय देश के सामने था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करें कि न करें। हम लाइन ऑफ कंट्रोल अगर पार करते तो शायद आतंकवादियों के सारे अड्डे ध्वस्त कर देते जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास चलते हैं, और अगर वो ध्वस्त हो जाते तो कुछ दिनों तक शायद हमको शांति हो जाती। लेकिन ये अमेरिका ही था जो बार बार भारत सरकार को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार मत करिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करेंगे तो वॉर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा तो बहुत तबाही हो जाएगी, तबाही हो जाएगी तो एशिया में हथियारों की भयंकर बाढ़ आ जाएगी। तब हमको पाठ सिखा रहा था अमेरिका शांति का। अब जब उनके देश में अटैक हुआ है तो कहते हैं अफगानिस्तान आतंकवादी देश है, सूडान भी आतंकवादी देश है, लीबिया भी आतंकवादी देश है, और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान को भी वो कह देंगे आतंकवादी देश। जब ये बात हम कह रहे हैं तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। अब उनके यहाँ खुद अटैक हुआ तो कहते हैं अब तो फर्क पड़ता। हमारे यहाँ एक कहावत है, जाके पैर न फटी भिवाई वो का जाने पीर पराई। जिसके पैर फटते नहीं है वो दूसरे का दर्द नहीं जानता। अमेरिका के पैर अभी फटना शुरू हुए हैं तब उनको लग रहा है कि आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या। हमारे पैर पिछले 12-15 साल से उसमें जल रहे हैं, फटे नहीं है, जल रहे हैं, और वो कहता है कि कोई समस्या नहीं आतंकवाद हिंदुस्तान। तो ये इनका दोहरा चेहरा आप जरा देखो, अमरीकियों का, यूरोपियंस का। दुनिया के और भी देश में आतंकवाद से जूझ रहे हैं। आप श्रीलंका को देखो ना, क्या हालत है श्रीलंका में। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नाम का एक संगठन है, उसने जीना हराम कर रखा है वहां के लोगों को। अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं, होता है तो होने दो। आयरलैंड में आप जाओ, इंग्लैंड के बाजू का एक देश है, आयरलैंड में जीना हराम कर रखा है वहां के आतंकवादियों ने साधारण लोगों का। अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं। कनाडा में जाओ, भयंकर आतंकवाद अभी चालू है। लैटिन अमेरिका में तो कई देशों में आतंकवाद है, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, बोलीविया में, लापाज में, बहुत सारे छोटे छोटे देशों में। लेकिन वहां भी उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उनको तब हुई है जब उनके देश में आया। वो ये मानते हैं कि हमको दर्द है तभी दुनिया को दर्द होना चाहिए, नहीं तो दुनिया के दर्द का कोई अर्थ नहीं। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, वो ये कि जिन आतंकवादियों को अमेरिका मारना चाहता है वो इसी के मानस पुत्र हैं अमेरिका के। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का पैदा किया हुआ है, और ये जो इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन वो भी अमेरिका का पैदा किया। ओसामा बिन लादेन कहां से आया? आसमान में से नहीं आया, अमेरिका ने उसको बनाया। कैसे बनाया? एक समय था जब अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस की टक्कर हो रही थी कि नहीं? अफगानिस्तान युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था, अमेरिका रूस दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो अमेरिकियों ने क्या किया कि वहां के लोकल ग्रुप्स को पैसा देकर, हथियार देकर बढ़ावा देना शुरू किया, और उनकी ट्रेनिंग कराई CIA के लोगों से। उसी ट्रेनिंग में से एक एक्सपर्ट पैदा हुआ जिसका नाम है ओसामा बिन लादेन। तो पहले ये ओसामा बिन लादेन अमेरिका के कहने पर रशियन आर्मी के ऊपर अटैक करता रहा, और रशियन आर्मी के ऊपर अटैक होते होते रशिया ने एक दिन वहां से विड्रॉ कर लिया। तो ओसामा बिन लादेन के पास कुछ काम नहीं बचा, क्योंकि आपने जिस आदमी को बोतल में से निकाल के जिन्न बनाया वो तो वही काम करेगा। आपने उसको मारने के लिए खड़ा किया तो उसने मारा। जब रूस वहां से विड्रॉ कर गया तो ओसामा बिन लादेन के पास कुछ काम नहीं था, तो उसने उल्टे अमेरिका को मारना शुरू कर दिया। तो एक कहानी सुनिए ना भस्मासुर की, वो उनको वरदान मिल गया, तो शंकर जी के सामने बड़ा संकट था कि अब इसको मारा कैसे जाए। वरदान तो दे दिया उसको कि वो मरेगा नहीं, अमर है। तो फिर ये भी कहा गया था कि वो सिर पे हाथ रखेगा तभी मरेगा, तो नाचते नाचते सिर पे हाथ रखा, फिर मारा उसको। अमेरिका का भी यही संकट है।
कि ओसामा बिन लादेन का बोतल में से जिन्न तो इन्होंने ही निकाला था। ओसामा बिन लादेन अपने आप कुछ भी नहीं बना। और ऐसे ही सद्दाम हुसैन था, ऐसे ही कर्नल गद्दाफी है। ये जितने भी बड़े आतंकवादी लीडर माने जाते हैं आज दुनिया में, ये सब अमेरिका के प्रोडक्ट हैं। अमेरिका कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट ही पैदा नहीं करता, आतंकवादी भी पैदा करता। उनके सिर्फ कंपनियां ही प्रोडक्ट नहीं बनाती, उनकी जो एजेंसियां हैं वो खतरनाक प्रोडक्ट बनाती। तो ये उनके प्रोडक्ट हैं जो दुनिया भर में अभी बिखरे हुए हैं। अब उन्हीं को मारने के लिए उन्हें अभियान चलाना है। और वो अभियान इसलिए महत्व का है कि दुनिया में अब कोई दूसरा तो है नहीं टक्कर देने वाला, एक ही है। पहले रूस था तो टक्कर देता था, अब रूस खत्म हो गया तो कोई टक्कर नहीं है। तो अपना कोई दुश्मन तो खड़ा करना ही पड़ेगा ना। जब टक्कर देने वाला होता तो दुश्मन खड़ा करने की जरूरत नहीं है, जब है ही नहीं तो सामने पहले दुश्मन खड़ा करो फिर उसको मारो। इस तरह का खेल है ये सारा का सारा, और इस खेल में पूरी दुनिया को शामिल किया है। मुझे दुख इस बात का है कि हमको ये खेल जब दिख रहा है, हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ये खेल अगर दिखने लगे तो अपने देश के बारे में हमें हमारी भूमिका तय करनी चाहिए कि भाई ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए ऐसी परिस्थिति। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भूमिका तो अपने देश के हित और स्वार्थ को देखकर ही तय होनी चाहिए। अमेरिका का हित और स्वार्थ हमारा नहीं हो सकता, उनका हित और स्वार्थ उनके हिसाब से, हमें हमारे इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे अपने देश के हिसाब। तो हमारे हित में हमारे स्वार्थ में क्या है वो हमें तय करना होगा। अमेरिका अपने हित और स्वार्थ में तय करता है, वही हम तय करें, वो हमारी भूल होगी और बहुत बड़ी भूल होगी। तो एज ए नेशन, एक राष्ट्र की स्थिति में हमें इस परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। और इस परिस्थिति पर विचार करके आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए। कोई पूछेगा कि राजीव भाई कहां जाएंगे आप, किस पक्ष में, अमेरिका की तरफ खड़े होंगे या इनकी तरफ खड़े होंगे? मैं कहता हूं किसी की तरफ खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अंतरात्मा को सुनो वो क्या कह रहे हैं। ऐसे जहां भी कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो अपने मन में कि हम इधर खड़े हों या इधर खड़े हों, कंफ्यूजन लाने का नहीं, अपने दिल की आवाज सुनो वो क्या कहता है। मेरे दिल की आवाज ये कह रही है कि हम दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं जा सकते, हम दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं जा सकते। ना हम अमेरिका के पक्ष में जा सकते हैं, ना ये इस्लामिक आतंकवादियों के पक्ष में जा सकते हैं। हमें हमारे पक्ष को देखने की जरूरत है और ध्यान इस बात की रखने की जरूरत है कि इस पूरे एपिसोड में कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए बहुत बड़े पैमाने। 3 नुकसान होने की बहुत बड़ी संभावना है देश में। सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि जब भयंकर वॉर होगा तो ये ओपेक कंट्री जो है ना, तेल की सप्लाई रोक देंगे, और तेल की सप्लाई अगर रोकी उन्होंने तो डीजल पेट्रोल की भयंकर क्राइसिस होगी। हमारा देश काफी मामले में पर निर्भर है डीजल और पेट्रोल पे, स्वावलंबी हम कभी हुए नहीं, होने की हमने कोशिश भी नहीं की। हम हमेशा डीजल पेट्रोल के ही जीवन में बिताते रहे अपने आप। अब है नहीं इतना हमारे पास, और सप्लाई या तो रुकेगी या बहुत महंगा कर देंगे वो। 30-32 बैरल तो $30-32 बैरल तो अभी कर ही दिया उन्होंने। युद्ध शुरू होते वो 50 भी हो सकता, $50 बैरल, 60 भी हो सकता, 100 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। और ओपेक कंट्रीज के रेगुलेशन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तेल पैदा करने वाले देश क्या पॉलिसी तय करेंगे आप उनको नहीं डिक्टेट कर सकते। तो सबसे बड़ा संकट देश में डीजल पेट्रोल का आएगा। तो वैसी परिस्थिति में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? तो मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, वो ये कि अगर युद्ध शुरू हो जाए तो आप सब लोग अपने अपने वाहन खड़े कर दें, डीजल और पेट्रोल का पूरी तरह से बहिष्कार। आप अपनी कार चलाना बंद कर दें, स्कूटर चलाना बंद कर दें, मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दें। जितने भी वाहन आप चलाते हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल का खर्च होता है उसको करना पूरी तरह से बंद करें। तो क्या करें? साइकिल से चलें, साइकिल चलाओ अभियान चलाएं पूरे देश में। और साइकिल चलाओ अभियान में कोई तकलीफ नहीं है। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि अब तक हम गाड़ी से चले तो साइकिल से कैसे चले? गाड़ी से आप चले तो आप अब साइकिल से चल रहे हैं तो प्रमोशन ही हो रहा है आपका, डिमोशन नहीं हो रहा। आपको मैं प्रमोट कर रहा हूं। कैसे? आप साइकिल से चलेंगे तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। जिनको डायबिटीज है वो महीने भर चल रहे हैं साइकिल से, डायबिटीज नॉर्मल। जिनको लो बीपी हाई बीपी है वो साइकिल से चल रहे हैं, वो 1 महीने में नॉर्मल। जिनको मोटापा बहुत हो गया है और उसको कम करना है वो साइकिल से चल रहे हैं, 2-3 महीने में नॉर्मल। जिनकी किडनी फेलियर होने के चांसेस हैं, तकलीफ ज्यादा है, वो साइकिल से चलें, पानी ज्यादा पिए तो वो भी नॉर्मल। 20 बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी।
डायबिटीज तो गारंटी से जाएगा। डायबिटीज का मतलब समझते हैं, आप खा रहे हैं लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो रहा है। बहुत खा रहे हैं, एनर्जी तो पैदा हो ही रही है लेकिन आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे। तो कंजम्पशन का एक रास्ता खुलेगा जब आप साइकिल का पैडल चलाएंगे। और साइकिल अगर चलना शुरू हो जाए तो प्रदूषण खत्म, धुएं से मुक्ति मिल जाएगी, धुआं होगा ही नहीं। और धुआं नहीं होगा तो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, फेफड़ों में नहीं जाएगी तो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी से बचेंगे, ब्रोंको निमोनिया से बचेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। और साइकिल से जब चले तो उसके आगे एक बोर्ड लगा लें, उस पे लिखें कि मैं साइकिल से चल रहा हूं। क्यों? मैं मेरे देश के स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता हूं, इसलिए मैं साइकिल से चलता हूं। आप पूछोगे इससे स्वाभिमान की रक्षा कैसे होगी? इससे स्वाभिमान की रक्षा ऐसे होगी कि जब युद्ध का समय होता है और किसी चीज की भयंकर क्राइसिस हो जाती है तो आपको कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी ओपेक देशों के सामने। और अगर आप कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो वो शर्तें बताएंगे आपको कि हमारी ये शर्त मानो तब हम आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो आप राष्ट्र की अस्मिता से समझौता करेंगे तो स्वाभिमान को बेचेंगे। तो राष्ट्र का स्वाभिमान बेचने से अच्छा कुछ कष्ट करें अपने जीवन में, साइकिल से चलें, नहीं तो पैदल चलें। मैं आपको एक फॉर्मूला देके जाता हूं। 5 किलोमीटर के एरिया में अगर आपको काम है तो पैदल चलें आप, जब युद्ध शुरू हो जाए तब 5 किलोमीटर एरिया में कोई भी काम हो तो पैदल चलें। 5 किलोमीटर से अगर 10 किलोमीटर तक कोई काम है तो साइकिल से चलें, या 15 किलोमीटर तक है तो भी साइकिल से चलें। और उसके आगे का काम है तो पब्लिक व्हीकल से चलें, जैसे बस है, ट्रेन है। एक बस में एक साथ 60 लोग चलेंगे, आप अकेली कार में एक व्यक्ति चलेगा, पेट्रोल का कंजम्पशन उसी के हिसाब से आप जोड़ो। तो पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल जो है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, ट्रक हो सकता है, उसमें आप चलना शुरू करें। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब अकोला वासियों को दिन में 5 किलोमीटर से ज्यादा तो कुछ काम है नहीं, तो पैदल चल के ही आपका तो पूरा हो जाए। कभी इमरजेंसी आई तो 10 किलोमीटर में आएगी, तो साइकिल है उसके लिए, तो एक एक साइकिल आप ले लीजिए। अब जिनके पास है वो बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं है तो ले लें। फिर आप कहोगे कि राजीव भाई ये साइकिल ले लें तो उससे क्या एक फायदा और होगा। अगर आप साइकिल लेंगे तो हिंदुस्तान में साइकिल बनाने के लिए स्टील की खपत बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं, लोहे की। और स्टील की खपत बढ़ेगी तो स्टील हमारी कोर इंडस्ट्री है। भारत में 2 ही कोर इंडस्ट्री है, स्टील और सीमेंट। तो स्टील कोर इंडस्ट्री है, इस कोर इंडस्ट्री में डिमांड खड़ी होगी, किसकी? स्टील की डिमांड खड़ी होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टील एरिया का मंदी खत्म होगा, और स्टील में मंदी खत्म हुआ तो 90 दूसरे उद्योगों में मंदी खत्म होगा। तो ये बहुत दूर तक जाएगी बात। तो आप अभी से तैयारी करिए साइकिल चलाने, पैदल चलने की तैयारी कल से चालू कर दीजिए साइकिल चलाने की, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता, 2 दिन में हो सकता, 3 दिन में भी। तो पहला काम तो अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए साइकिल से चलने का संकल्प करें, पैदल चलने का संकल्प करें। दूसरा एक काम और करें, जब भी युद्ध होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आयात हम कर रहे हैं उसकी भी कीमत बहुत बढ़ती है। आज हम कोई चीज $10 में खरीद रहे हैं, युद्ध अगर हो गया तो वो चीज $50 में भी मिलेगी। तो हम ये तय करें कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चीज आयात नहीं करनी। तो जो फालतू की बकवास है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं, वो सब आयात टोटली बंद करें। जैसे हमें पाम ऑयल इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बंद करो, क्योंकि युद्ध के दिनों में एक एक डॉलर बहुत कीमती होगा, एक एक पाई बहुत कीमती होगी। तो आप जो फालतू के आयात कर रहे हैं, जैसे पाम ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बंद करो, कोई जरूरत नहीं। कापड़ इंपोर्ट कर रहे हैं, बंद करो, उसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो शेतकारियों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, उनको बंद करो। जैसे दाल इंपोर्ट हो रही है आजकल, बंद कर दो। चावल इंपोर्ट हो रहा है, उसको भी बंद कर दो। गेहूं इंपोर्ट हो रहा है, उसको भी बंद कर दो। हर एक परदेशी वस्तु जो जरूरत नहीं है, तो आप पूछोगे जरूरी कहाँ है? सिर्फ कुछ दवाएं ऐसी हैं जो भारत में नहीं बनती हैं, उन्हीं का इंपोर्ट चालू रखो। युद्ध के दिनों में सारा इंपोर्ट बंद कर दो। तो ये दूसरा काम। और ये इंपोर्ट कैसे बंद होगा? आप इन सब विदेशी चीजों की डिमांड खत्म कर दो, इंपोर्ट बंद हो जाएगा। क्योंकि व्यापारी इनको इंपोर्ट कर रहा है, डिमांड है मार्केट में, डिमांड आप खत्म कर दो, इंपोर्ट नहीं करेगा। तो डिमांड खत्म करने या खड़ा करने का काम हमारे अपने हाथ में है। तो हम डिमांड खत्म करें, कोई इंपोर्टेड वस्तु